इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बेसिक। ये जो टॉपिक है ये 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं। पहला बेसिक्स, लगभग बेसिक ही पूरे चैप्टर को आपको समझाने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आएंगे टेस्ट, जो कि शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम करते हैं सॉइल के। तीसरे नंबर पर आएंगे मिसलीनियस टॉपिक्स, जैसे कि स्कैम्पटन पोर प्रेशर कैसे निकालते हैं, और भी जो भी टॉपिक्स आते हैं इनसे बचे हुए। और चौथा है PYQs एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो ये आपको 4 शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में हम क्या करेंगे? बेसिक्स में हम मोर थ्योरी देखेंगे, बेसिक्स में हम मोर सर्कल्स देखेंगे, ठीक है, और जो बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं इसके वो सब देखेंगे, और अलग अलग ड्रेन टेस्ट देखेंगे। तो ये सब हम बेसिक्स में कवर करेंगे। और अगर जो आपने बेसिक कर लिया तो आप ये सब समझने के लिए भी बिल्कुल एलिजिबल होंगे। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इनके सोल्व कर सकते हो अगर आपने बेसिक्स देख लिया। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। अब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है क्या? तो पहले देखो शेयर स्ट्रेंथ क्या है, उससे भी पहले देखो कि शेयर स्ट्रेस क्या है। हमने कोई फोर्स लगाई, फोर्स के पैरेलल अगर कोई स्ट्रेस जनरेट हो रही है तो वो होगी शेयर स्ट्रेस। जैसे ये एक वुडन ब्लॉक है, दूसरा वुडन ब्लॉक लग गया रखा हुआ है, अब इसको हम खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो लोड लगा रहे हैं हम इसके ऊपर। तो इसकी सरफेस पे जो इस फोर्स के पैरेलल जो सरफेस पे होगा स्ट्रेस जो जनरेट होगी उसे कहेंगे हम शेयर स्ट्रेस। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक रख दिया हमने ये, अब इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया ग्लू। हमने अब ऐसे हम इसको खींच रहे हैं, तो जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसके बीच में जनरेट हो रही है शेयर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम इसके इंटरफेस पे जनरेट हो रही है शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस जनरेट होगी, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे शेयर स्ट्रेस बढ़ती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो शेयर स्ट्रेस थी वो इतनी बढ़ी ताकि वो शेयर स्ट्रेंथ जो थी स्ट्रेंथ से, मतलब शेयर स्ट्रेंथ से ये शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, तो उस टाइम पे आ गया फेलियर। तो यही है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कि सॉइल में डिफरेंट प्लेन पे डिफरेंट स्ट्रेसेस आती है। जब शेयर स्ट्रेस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है तो वो फेल कर जाता है। जनरली जो सॉइल के ऊपर हमें फोर्स देखने को मिलती है वो कंप्रेसिव फोर्स होती है। जैसे सॉइल का ब्लॉक है, ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से कंप्रेशन फोर्स होगी, तो जनरली सिग्मा सिग्मा एन, मतलब कंप्रेशन फोर्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो फेलियर हो जाती है वो सॉइल की, वो इससे इस फोर्स से काफ़ी कम फोर्स पे हो जाती है, और वो होती है किसी अलग प्लेन पे, ठीक है, जहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो होती है शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाती है। अब इसको समझेंगे अच्छे से फिर से। अभी आपने देखा शेयर स्ट्रेस, फिर देखा शेयर स्ट्रेंथ। अब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बनती कैसे है, ये डेवलप कैसे होती है कि एक सॉइल दूसरे सॉइल को इंटरफेस पे एक दूसरे को से अलग नहीं होने दे रही। तो ये किस वजह से है? तो ये तीन वजह से होता है। पहला इंटरलॉकिंग, दूसरा फ्रिक्शन, और तीसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या जिसे हम कह सकते हैं कोहेशन। तो इंटरलॉकिंग क्या है कि मान लो अब यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस तरह से, अब इसको यहाँ से हिलाने के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब ये इंटरलॉक हो चुका है दो सॉइल के पार्टिकल के बीच में। तो ये हुई इंटरलॉकिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? जैसे मान लो यहाँ पे सॉइल का सरफेस है, ये दूसरी सॉइल का सरफेस है, ठीक है। अब इसको एक एनालॉजी से समझो, ब्लॉक एनालॉजी से। मान लो यहाँ पे ब्लॉक है और ये यहाँ पे रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। तो जब इस पर फोर्स लगेगी इधर की साइड, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन इसको रोकेगा पीछे की साइड, आगे नहीं जाने देगा इसको। इस ब्लॉक का कुछ अपना लोड भी होगा, जो वेट है W, जिसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स आ गई ऊपर ऐसे N। तो यहाँ पे P फोर्स लगेगी, और P फोर्स लगेगी, और ये तब तक नहीं हिल पाएगा जब तक ये P फोर्स इसकी शेयर स्ट्रेंथ जो है उससे ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, ये जो पीछे वाली फोर्स होगी वो कितनी लगती है? वो लगती है μ × N। अब थोड़ा फिजिक्स में याद करो, मान लो μ n की वैल्यू है 10। आपने अगर जो फोर्स लगाई 1, तो पीछे भी फोर्स 1 लगेगी, क्योंकि पीछे अगर जो यहाँ पे 1 लगाई है, पीछे अपनी 10 आ गई, तो ये इधर की साइड निकल जाएगा। तो अगर जो ये इधर 1 लगाई तो अपने 1 ही आएगी, इधर इधर 2 लगाओगे तो इधर 2 ही आएगी। लेकिन ये जब आप 10 लगाओगे तो यहाँ पे 10 ही आएगी, लेकिन 10 से थोड़ी सी भी ज़्यादा लगाओगे तो ये आगे की साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये म्यू एन कितनी होगी? P के बराबर होगी। कब तक? जब ये शेयर स्ट्रेंथ तक आ जाएगी। तो इसको जरा समझो थोड़ा सा। तो एक तरह से इसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी आई? म्यू एन। तो अगर हम इसको देखें, मान लो ये एन है नीचे की साइड एन, और म्यू एन है ये म्यू एन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रिजल्टेंट आर। अब जो एंगल रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में होगा उसको कहेंगे फाई, और इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब टेन फाई अगर जो हम देखेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू टेन फाई, तो फाई के सामने वाली चीज़ कितनी है? म्यू एन, ठीक है। और ये जो नॉर्मल फोर्स लगी हुई है वेट की, ये है एन, तो एन से एन कटा, तो टेन फाई इजिकल टू म्यू।
ऑल्सो इसे म्यू एन को हम शेयर स्ट्रेंथ भी बोल रहे हैं, तो इसे हम टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटरलॉकिंग हो गया, फ्रिक्शन हो गया, कोहेजन। ये जनरली क्ले पार्टिकल्स के बीच में देखा जाता है कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से वो जोड़ के रखता है एक दूसरे को और वो अलग नहीं होने देता। तो ये भी एक रीज़न होती है शेयर स्ट्रेंथ का सॉइल के केस में। अब पढ़ते हैं मोर सर्कल। अब मोर सर्कल को समझने के लिए पहले देखते हैं स्ट्रेस एलिमेंट। ये है स्ट्रेस एलिमेंट। ये आया कैसे? मान लो ये एक एम्बैंकमेंट है, इसके ऊपर आपने ऊपर से लगाया लोड और आपने इस जगह को देखा, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे अगर जो आप ये प्लेन देखोगे तो इस प्लेन पे क्या होगा, ये सिग्मा एन सीधा लग रहा है तो सीधी इस पर सिग्मा वन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे आप अलग अलग प्लेन पे देखोगे, अलग अलग प्लेन पे देखोगे तो अलग अलग स्ट्रेसेस लग रही है। सिग्मा थ्री भी लग रही है इधर से, सिग्मा एक्स, और ये सिग्मा वाई लग रही है। तो अलग अलग प्लेन पे अलग अलग फोर्स आ रही है। तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इस पॉइंट को ले आए हम यहाँ पे ये, और इसको हमने खोला, ठीक है। तो हमने देखा कि ये ऊपर से लग रही है सिग्मा वाई, ये कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस हैं, ये लग गई सिग्मा एक्स, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो लग रही है वो दिखा दी हमने इस तरह से टाउ से, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। अब एलिमेंट तो समझ लिया, एलिमेंट से हम मोर सर्कल देखते हैं क्या होता है। देखो, इससे हमें बनाना है मोर सर्कल। पहली चीज़ ध्यान रखो, सोम और सोइल में अंतर क्या क्या है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सोम हम जनरली पढ़ते हैं टेंशन के लिए। उसमें जितने मटेरियल्स होते हैं लगभग टेंशन उसके अंदर प्रिवेल करती है, टेंशन हम जनरली यूज़ करते हैं वहाँ पे। सॉइल के अंदर हम यूज़ करते हैं कंप्रेशन, क्योंकि सॉइल के अंदर टेंशन जनरली नहीं देखने को मिलती है लेकिन कंप्रेशन देखने को मिलता है, इसलिए कंप्रेशन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मान लो हमारे पास हमने एक्स और वाई एक्सिस मान ली। इसके अंदर जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है सिग्मा। सिग्मा मतलब जो हमारे पास कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स लग रही है, जैसे ये है, ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा, शेयर क्या होती है कि मान लो दो ब्लॉक हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, ठीक है, मतलब जो पैरेलल लगेगी लोड के, वो होगी शेयर स्ट्रेस। तो ये है सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस, ये है शेयर स्ट्रेस। तो देखो इस प्लेन पे देखो, ये पॉइंट है, ये है प्लेन जिस पे सिग्मा एक्स लग रही है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स को हमने इस प्लेन पे दिखाना है, और ये लग रही है सिग्मा वन, सिग्मा वाई पे, सॉरी, ये जो सिग्मा वाई लग रही है वो लग रही है इस प्लेन पे। जनरली जो ऊपर से फोर्स लग रही होगी, ठीक है, सॉइल के ऊपर, वो ज़्यादा ही होगी और जो लेटरल लग रही है उससे, क्योंकि इसका ही कुछ कंपोनेंट होगा जो लेटरल बनाएगा फोर्स, ठीक है। तो सिग्मा वाई ज़्यादा है, अभी के केस में हम ये मान लेते हैं। तो सिग्मा वाई ज़्यादा है, तो सिग्मा वाई मान लो यहाँ पे है ये सिग्मा वाई। अब देखो इस प्लेन पे लग रही है सिग्मा वाई, ठीक है, और क्या लग रही है, टो एक्स वाई। अब ये टो एक्स वाई पॉजिटिव लगेंगे नेगेटिव, ये देखो ये वाली लो और इसके सामने वाली देखो, ये क्या घुमा रही है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो इसको टो एक्स वाई के केस में इसको लगे नेगेटिव। तो सिग्मा वाई तक हम पहुंच गए यहाँ पे। और टाउ एक्स वाई के लिए ये जो है वाई एक्सिस पे टाउ, तो नीचे आओ टाउ एक्स वाई, तो ये पॉइंट हो गया सिग्मा वाई माइनस टो एक्स वाई। सिमिलरली ऐसे आओ, ये है सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स आ गए हम यहाँ पे। अब इस पे कौन सी है, टाउ एक्स वाई ही है। अच्छा, इन दोनों को आमने सामने वाली को देखो, ये और ये मिलके इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो सिग्मा वाई के साथ ले आए हम टो एक्स वाई, तो सिग्मा वाई यहाँ तक आ गया सिग्मा वाई, और ऊपर आ गए टो एक्स वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे टाउ है। तो सिग्मा वाई टो एक्स वाई, इन दोनों को मिला दो और सर्कल खींच दो, ये होगा मोर सर्कल। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमने इस प्लेन को रिप्रेजेंट किया इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे सिग्मा एक्स है और टो एक्स वाई है, तो ये पॉइंट आ गया ये। तो ये पॉइंट जो है ये वाला प्लेन है, और जो ये वाला पॉइंट है वो ये वाला प्लेन है। अच्छा, अगर जो हम इस प्लेन की बात करें कि ये वाला प्लेन सर्कल पे किस जगह पे आएगा, तो इसको ऐसे समझो, ये है सिग्मा वाई वाला प्लेन, ठीक है, सिग्मा वाई वाला प्लेन है ये। अब इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज आप आए अल्फ़ा, इस वाले प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज आए अल्फ़ा। आपने कहा क्या कहा कि ये वाला पॉइंट जो है हमने प्लेन माना, तो सेंटर से इसको मिलाओ। अब इससे आओ एंटी क्लॉकवाइज, इससे एंटी क्लॉकवाइज आए अल्फ़ा, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज जाओ अल्फ़ा। यहाँ पे अगर जो अल्फ़ा आए तो यहाँ पे आ जाना पड़ेगा टू अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा आए, यहाँ से आए अब टू अल्फ़ा, तो यहाँ से अब जब आप ये खींचोगे, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इस प्लेन को, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेस मान लो सिग्मा नॉर्मल आई, सिग्मा नॉर्मल और टाउ आई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ये सिग्मा और टाउ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है यहाँ तक का, ये जो आप यहाँ पे इस जगह पे आ गए, ये होगा सिग्मा, और ये जो यहाँ तक पॉइंट है ये होगा टाउ। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर जो ये आप समझ गए तो न्यूमेरिकल आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर दोगे, और आप कभी एंगल में भी नहीं फंसोगे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसकी बेसिक थ्योरी पे ही बनते हैं।
तो आपने समझ लिया कि यहाँ से अल्फ़ा अगर जो हम आए सिग्मा वाई वाले प्लेन से अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज आए, सिग्मा वाई वाले प्लेन से अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा आए तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा आएंगे, तो 2 अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज आए तो आप यहाँ पूछोगे सिग्मा और टाउ, तो यही है सिग्मा और टाउ। तो ये बहुत बेसिक था मोर सर्कल का। थोड़ा और देखते हैं अब इसको। अब आपके पास जो एलिमेंट है स्ट्रेस एलिमेंट, उसके अंदर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, बाकी टाउ नहीं है। तो आप यहाँ से बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन है। ऐसे ही ये भी प्रिंसिपल प्लेन है। चलो इसको मोर सर्कल बनाते हैं इसका, और इसमें अब फॉर्मूले भी डराइव करेंगे। देखो सिग्मा वाई है, तो सिग्मा वाई आ गए यहाँ पे। ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है नहीं, तो ये पॉइंट, ये वाला जो प्लेन होगा वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली सिग्मा एक्स, इस प्लेन पे सिग्मा एक्स लग रहा है, तो ये पॉइंट जो है सिग्मा एक्स है मान लो, ठीक है। सिग्मा एक्स की कुछ वैल्यू होगी तो यहाँ से उतनी वैल्यू पे पहुँच गए, और यहाँ से हम अब सर्कल बना लेंगे। तो हमारे पास ये सर्कल बना मोर सर्कल। अच्छा, ये सिग्मा वाई यहाँ पे सिग्मा एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये किस कैसे डिसाइड हो रहा है? तो इसको ऐसे डिसाइड करो कि जैसे मान लो ये 100 है और ये 50 है। यहाँ से 100 आगे गए तो यहाँ पे पहुँचे सिग्मा वाई, और यहाँ से 50 आगे पहुँचे तो यहाँ पे। अगर इनकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि सिग्मा एक्स जो है वो यहाँ पे लग रहा है इस प्लेन पे। इस प्लेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट से, और इस प्लेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो यहाँ पे कोई एक प्लेन आया ये। अब ये प्लेन जो है अल्फ़ा एंगल पे है, यहाँ से ये अल्फ़ा एंगल पे है, तो ये सिग्मा वाई वाले प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा पे है। तो सिग्मा वाई वाले प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज कितने जाएंगे हम? 2 अल्फ़ा जाएंगे। यहाँ पे अगर जो अल्फ़ा जा रहे हैं स्ट्रेस एलिमेंट में, तो मोर सर्कल में जाएंगे 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा पहुँच गए इस जगह पे। चलो अब इसके फॉर्मूले देखते हैं डायरेक्टली। देखो ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सिग्मा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सिग्मा वाई। क्या आप ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। क्या ये बता सकते हो आप ये कितना है? देखो ये पूरा सिग्मा वाई है, ये यहाँ से सिग्मा एक्स है, माइनस किया तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब ये पूरा डायमीटर हो गया, तो ये कितना हो गया? सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। तो अगर ये सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 हो गया, उसमें से सिग्मा वाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इतना सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो चलो इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे। देखो ये प्लेन जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस पॉइंट के द्वारा। अब इस प्लेन के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है। क्या फोर्स हैं वो फोर्स हैं सिग्मा एन और टाउ। तो ये जो पॉइंट है उस पर फोर्स लग रही है सिग्मा एन और टाउ। तो अब ये सिग्मा एन क्या है? सिग्मा एन है ये, सॉरी ये है ऊपर वाला फोर्स है ये है टाउ। देखो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इसको, ये है टाउ। और ये जो ये वाला ही डिस्टेंस है ये, ठीक है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये है सिग्मा एन, कि इस प्लेन पे सिग्मा एन कितनी लग रही है? सिग्मा एन कितनी लग रही है? इतनी। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट करना हो कि ये कितनी डिस्टेंस है, तो इसको आप देख सकते हो कैसे। देखो पहले आप यहाँ से यहाँ तक आ जाओ सेंटर तक। तो यहाँ से आप यहाँ तक आओगे तो कितना है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखो आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आपको यहाँ तक आना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस। देखो ये रेडियस है, आपने देखा ये भी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है, इतनी डिस्टेंस, और ये भी रेडियस है, तो ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। लिख लो इसको, सॉरी सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसका कोस 2 अल्फा लोगे आप तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 का कोस 2 अल्फा लेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस आ जाएगी, और इतनी डिस्टेंस हमने निकाल ली सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2। तो सिग्मा एन की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कोस 2 अल्फा इजकल टू सिग्मा एन। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, आपने विजुलाइज कर लिया, अब आपको इस तरह याद भी हो जाएगा फॉर्मूला। तो आपने जब सिग्मा एन निकाल लिया, अब आप देखो कि ये टाउ कैसे निकालोगे। ये टाउ की वैल्यू जो होगी वो होगी ये। अब इसको समझो कि ये जो है ये रेडियस है, कितनी है? सिग्मा वन माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2। इसका साइन 2 अल्फा ले लोगे, ये ट्रायंगल है, और इसका साइन 2 अल्फा ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा टो। तो ये होगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 अल्फा। तो रटा नहीं आपने फॉर्मूला, यहाँ से समझ लिया कि कैसे निकला। तो ये तो था बेसिक मोर सर्कल का। अब इस बेसिक को हम सॉइल में कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो थोड़ा मैंने फेयर भी लिख दिया है कि टाउ कितना होगा, ये वाली वैल्यू ये होगी सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 अल्फा, और ये वाली कितनी होगी सिग्मा एन वैल्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कोस 2 अल्फा। सॉइल में देखते हैं इसका क्या यूज़ है। इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन करते हैं। देखो यहाँ पे सिग्मा एन लग रहा था और यहाँ पे टाउ लग रहा था, इनको जरा अलग से देखते हैं। ये लग रहा है सिग्मा एन, ठीक है, और ये लग रहा है टाउ, ठीक है,
टाउ लग गया। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से आर। तो ये जो रिजल्टेंट है और सिग्मा के बीच के एंगल को हम लिख देते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी बीटा। तो रिजल्टेंट और सिग्मा के बीच में एंगल आ रहा है कितना, बीटा। अब यहाँ पे अगर जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सिग्मा है ये, तो ये है सिग्मा, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या है, देखो ये सिग्मा है, ये टाउ है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिग्मा और टाउ का रिजल्टेंट क्या होगा, ये, ठीक है। तो एंगल बीटा कौन सा हुआ, सिग्मा ये रहा, रिजल्टेंट ये रहा, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, बीटा। तो बीटा होगा यहाँ पे ये होगा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। और यही एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी जब बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है कि ये बिल्कुल टेंजेंट करता है इससे, तो इसको हम कह देते हैं फाई, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। अब यहाँ से भी हम देखें तो टेन बीटा अगर जो हम लिखें, टेन बीटा इजकल टू, टेन बीटा क्या होगा, ये टाउ अपॉन सिग्मा एन, तो टाउ अपॉन सिग्मा एन, ये होगा टेन बीटा का फॉर्मूला। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी है। देखो शेयर स्ट्रेस रिप्रेजेंट हो रही है इस लाइन से, तो ये इस सर्कल में सबसे ज़्यादा पॉइंट कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, मतलब इस लाइन पे। तो देखो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा शेयर स्ट्रेस है, तो ये जो पॉइंट है यही टाउ मैक्स होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का पॉइंट। अब ये है टाउ मैक्स। अच्छा, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, जितनी रेडियस की वैल्यू है वही होगी इसकी वैल्यू। तो रेडियस कितनी है, देखो रेडियस हमने यहाँ पे निकाली थी, ये निकाली थी, ये कितनी थी, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू। तो शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू। अच्छा, ये पूछ लिया जाए कि टाउ मैक्स जिस प्लेन पे लग रहा है वहाँ पे सिग्मा एन कितनी है। तो इस पॉइंट पे ये प्लेन है, ये कहाँ से आया है, ये प्लेन आया है यहाँ से और यहाँ से। तो देखो टाउ तो हमें पता चल गई, लेकिन इस प्लेन पे सिग्मा एन कितनी है, तो सिग्मा एन है इतनी, और ये कितनी है सेंटर तक, तो सेंटर तक कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहे हैं सामने, ये आपको याद भी नहीं करोगे तब भी आपको, अगर ये मोहर सर्कल बनाना आ गया तो ये सब के सब ये वन लाइनर आपके ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो हम मोहर की हाइपोथेसिस देखते हैं, मोहर ने क्या कहा था। तो मान लो ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, ऊपर से फोर्स लग रही है, इधर नीचे से फोर्स लग रही है। अब कोई एक प्लेन है, ये प्लेन रिप्रेजेंट हो रहा है मोर सर्कल पे, यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट होने का मतलब कि इस पे जो सिग्मा लग रही है वो है इतनी, और जो इस पे टाउ लग रही है, ये टाउ लग रही है, वो लग रही है इतनी। तो ये आप समझ चुके हैं अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे लग रही है सिग्मा और टाउ। उसने क्या बोला कि ये जो टाउ है, तो उसने बोला कि ये जो टाउ है, इस टाउ को हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ सिग्मा लिख सकते हैं, एक यूनिक फंक्शन की फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप सिग्मा को कुछ और स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तब आपके पास टाउ आ जाएगा, नहीं, सिर्फ एक यूनिक फंक्शन बनेगा सिग्मा का, और जिससे हम टाउ बता सकते हैं, और यही होगी टाउ फेलियर। इसको अगर समझें कि अगर जो हम सिग्मा को इस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरह से भी बढ़ाएंगे सिग्मा को, तो किसी एक प्लेन पे ये फेल करेगा, जहाँ पे इसकी जो शेयर स्ट्रेस होगी वो टाउ से ज़्यादा निकल जाएगी, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। अब इस प्लेन को रिप्रेजेंट किया हमने इससे, सिग्मा सिग्मा एक्स जो हो गया ये हो गया, सिग्मा वाई हो गया ये। तो ये प्लेन कैसा आएगा, ये प्लेन आएगा इस तरह से। यहाँ से मान लो ये अल्फ़ा पे है, तो यहाँ से ये टू अल्फ़ा पे आएगा। इतनी बात तो हम बेसिक्स में समझ चुके हैं। तो अभी तो हमने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लगाया था, मान लो हमने नई सिग्मा एक्स नई सिग्मा वाई लगाया, ठीक है, तो हमारा बना स्ट्रेस ये, ठीक है। एक और बनाया तो हमने, हमारे पास आया ये मोर सर्कल सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का। देखो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की हमने वैल्यू बढ़ा दी। तो जहाँ जहाँ पे भी फेल हो रहा है, इस जगह पे यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है, ये बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे इस जगह फेल हो रहा है। जब इन सबको हम मिला देंगे इन पॉइंट को, ठीक है, तो हमारे पास एक कर्व आएगा, ठीक है, इसको ही कहेंगे मोर फेलियर एनवलप। तो ये मोर फेलियर एनवलप हमें क्या बता रहा है, देखो ये समझो कि हमारे पास एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे ये। अब ये लाइन को आप अगर जो इसके बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे टाउ, तो आप सिग्मा की अलग अलग वैल्यू पे टाउ की वैल्यू निकाल सकते हो कि कहाँ पे फेल होगा। अभी तक तो हमें पूरा सर्कल बनाना पड़ रहा था, अब अगर जो हमने ये लाइन रिप्रेजेंट कर ली, ये लाइन निकाल ली, तो हम सिर्फ ये देखेंगे सिग्मा कितना है, और सिग्मा के हिसाब से टाउ देखेंगे, और हम देखेंगे कहाँ पे फेलियर होगा। अगर सिग्मा इतनी आ गई तो टाउ क्या आएगा। तो हमने भी देख लिया कि ये मोर सर्कल एनवलप है, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो फंक्शन है सिग्मा का, उससे हमें टाउ निकल रहा है। अच्छा, इसके टाउ और सिग्मा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जो कि आपको बिल्कुल रट लेनी है, बिल्कुल मन से। इतने क्वेश्चन आएंगे कि आपको रट ही जाएगी वो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको रट के चलनी है। वो फॉर्मूला होगा सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c टेन 45 डिग्री प्लस 5/2। ये क्या है समझते हैं ज़रा इसको। हमने भी देखा था कि जब हम फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही थी, और शेयर स्ट्रेस जैसे जैसे डेवलप हो रही थी, तो हमारे पास पहले शेयर स्ट्रेस इतनी आ रही थी,
फिर ऐसे बढ़ने लगी, तो एक एंगल आया जिस टाइम पे ये टेंजेंट हो गई, तो हमने इसको बीटा को बोल के हमने बोल दिया इसको फाई, बीटा की जगह हमने इसको बोल दिया था फाई, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे ये टेंजेंट मारेगी इसको, तो वो पॉइंट होगा फाई का, ठीक है। तब इसे एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी को हम बोलेंगे फाई, कि मतलब बीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो इसको बोलेंगे फाई। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसको वाई एक्सिस पे देखेंगे तो ये होगा टाउ फेलियर। तो इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, और इस फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा वन क्या है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थ्री क्या है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मान लो हम मान लेंगे सिग्मा थ्री, और ये मान लेंगे हम सिग्मा वन, ठीक है। फाई क्या है, ये एंगल, ठीक है। हाँ, अब ये 45 डिग्री प्लस 5/2, और इस एंगल का क्या रिलेशन है, इस एल्फा का, ये अल्फा था, यहाँ पे दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो इसको समझो कि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इसका और इसका सम होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री क्यों है, ये टेंजेंट लग रही है सर्कल पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा प्लस फाई, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं फाई इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 90 डिग्री, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2। तो मतलब अगर आप इस इक्वेशन को फाई की टर्म में ना लिख के अल्फा की टर्म में भी लिखना चाहो, तो आप 45 डिग्री प्लस 5/2 को अल्फा से चेंज कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर फाई प्लस 2c टेन फाई। तो हमने फाई को अल्फा में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक कन्फ्यूज़न और आता है, इसको एक फॉर्मूले से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। अब याद रहने में क्या दिक्कत हो जाती है, देखो ये 45 डिग्री है प्लस 5/2 है, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा बड़ी, तो 1 प्लस कुछ जुड़ा है और 1 माइनस कुछ कम हुआ है, तो 1 से ज़्यादा बड़ी आएगी। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, ऊपर नीचे आएगा माइनस, तो 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई। एक दिक्कत और आती है कि यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो इसको 10 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई लिखते हैं, और अगर जो सिर्फ 10 हो गया, ठीक है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। आप भूल जाओ इसको कि 10 स्क्वायर को शायद अंडर रूट 1 माइनस साइन फाई लिखते थे क्या, ऐसा कुछ। तो आप ये सोच लेना कि अगर जो आपने इसको अंडर रूट 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई लिख दिया, तो इसको आपको अंडर रूट का अंडर रूट लेना पड़ेगा कि पावर 1/4, और आपको ऐसा रिमाइंड आएगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला था ही नहीं। ये सिर्फ मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये दिक्कत आती है, मेरे साथ आई थी कि इसको हम क्या लिखेंगे। तो सिंपल है, इसको आप लिख लिया 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई का अंडर रूट। तो इसके अंदर दो स्पेसिफिक केस आ जाते हैं, ये तो हमने सिल्ट के लिए देखा। सैंड के केस में क्या होता है, सी की वैल्यू जीरो हो जाती है, कोहेजन नहीं होता उसके पार्टिकल के बीच में, और क्ले के केस में क्या होता है, फाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, उस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता। तो दोनों को अगर जो मोर सर्कल से देखें, तो देखो इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया था इस तरह से, ऐसे रिप्रेजेंट किया था, तो इसको सिग्मा और इसको टो मान लें, तो इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2c टेन अल्फा। अल्फा क्या है, ये 2 अल्फा है, तो अल्फा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा फाई, ठीक है, और जो यहाँ पे ये कट करेगा ये होगा सी। अब पहला केस मानते हैं सैंड का, सैंड के केस में सी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो जैसे ही सी जीरो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुछ इस तरह से होगी। तो अगर हम सैंड का केस देखेंगे, तो सैंड के केस में क्या था, सी इक्वल टू जीरो, तो ये वाली टर्म हो जाएगी जैसे ही जीरो, तो जो अल्फा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास हो जाएगा फाइव। सी की वैल्यू जीरो कैसे की, अगर जो इस पे कट होता है ये, तो ये हो जाती है सी की वैल्यू कुछ आ जाती है, यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया, इसका मतलब सी की वैल्यू हमारे पास है जीरो। तो अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल होगा और यहाँ पे टाउ होगा, तो सिग्मा नॉर्मल हुआ ये, टाउ हुआ ये, और ये होगा फाइव। तो इसको देखें हम, तो टेन फाइव इज इक्वल टू सिग्मा नॉर्मल अपॉन टाउ। और इसके साथ एक रिलेशन और लिख सकते हैं हम, यहाँ से देखें तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा थ्री, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा थ्री इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। आई होप कि आप अल्फा और फाइव में और अंतर जान गए होंगे। तो ये हमारे पास सिग्मा वन अपॉन सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा को 45 डिग्री प्लस 5/2, और जब ये टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा थ्री। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये अंडर रूट होगा कि नहीं, स्क्वायर है तो सिंपल आएगा, ठीक है, और अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये अंडर रूट हो जाता, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब अगर जो हम क्ले का केस देखें, क्ले के केस में क्या होता है, सी इजगल टू सॉरी फाइव इजगल टू जीरो, मतलब ये जो लाइन थी ये लाइन जो होगा ये था हमारे पास फाइव, इसकी वैल्यू जीरो करनी है, मतलब हमें ऐसे लानी पड़ेगी। अब यहाँ पे फेलियर तो नहीं हो रहा है, फेलियर कब होगा, जब ये एक टेंजेंट आएगी, तो टेंजेंट कहाँ पे आ रही है, ये वेट, टेंजेंट आ रही है यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास फेलियर एनवलप होगा मोर सर्कल का। तो अब यहाँ से अगर जो हम देखें तो ये पॉइंट होगा, यहाँ पे सिग्मा होगा और ये टाउ होगा। सिग्मा क्या है, ये वैल्यू है सिग्मा और ये वैल्यू है टाउ, तो यहाँ पे टाउ फेलियर ही टाउ मैक्स के बराबर ही होगा,
पहले क्या था, टाउ मैक्स जो थी टाउ फेलियर से कम थी, सॉरी टाउ मैक्स जो थी वो टाउ फेलियर से ज़्यादा थी। अब यहाँ पे टाउ मैक्स और टाउ फेलियर सेम है, तो टाउ मैक्स कितना होगा, रेडियस के बराबर, और रेडियस की होती है हमारे पास पता है सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई, ये आया बाई 2। तो इस लाइन को, ये मोर फेलियर एनवेलप, इसकी इक्वेशन थी ये सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा, या फिर फाई की टर्म में थी ये। तो इसको जरा चेक करते हैं। चलो देखो यहाँ पे जो ये लाइन है इसके लिए फाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, फाई की वैल्यू है जीरो, तो फाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टेन 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो सिग्मा 3 रह जाएगा और ये भी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस 2c। आगे चलते हैं कि चलो अल्फा की टर्म में समझते हैं, तो ये कितना था 2 अल्फा, ठीक है, तो अल्फा, ठीक, और ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट उस पर है, टेंजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा देखेंगे तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ से भी अब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री डालेंगे तो हो जाएगा 1, तो सिग्मा 1 इजल टू सिग्मा 3 प्लस 2c। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 2c बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो c इजल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, तो ये भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, जो कि हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते थे ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का बेसिक्स। अब इसके बाद ड्रेन स्ट्रेंथ, अनड्रेन स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें आप टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल देखेंगे, जब उसके अंदर टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो इसके पार्ट 2 में अब मैं कराऊंगा टेस्ट, जितने भी शेयर स्ट्रेंथ निकालने के टेस्ट होते हैं सॉइल के। थैंक यू।